हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है मेरे इस क्लास में जिसका नाम है नीव एडुकेयर की बीएससी की फिजिक्स। बच्चों, दिस इज बीएससी एंड दिस इज फर्स्ट ईयर एंड दिस इज बच्चों प्रकाशिकी जो आपकी थर्ड बुक है फिजिक्स का, बीएससी के फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है ये बच्चों। फिजिक्स का थर्ड पेपर जिसका नाम है प्रकाशिकी, और उसके हम लोग फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं, है ना। उसके हम लोग फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं बच्चों, फर्स्ट यूनिट में चल रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। बच्चों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? व्यतिकरण, ठीक है ना, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि अलग अलग समय पर बच्चों ये अलग अलग समय पर प्रकाश की प्रकृति के बारे में, ठीक है, अवधारणाएं आई थी। अलग अलग समय पर प्रकाश की प्रकृति भी अलग अलग आई थी। अलग अलग प्रकाश की प्रकृति के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने हमें जानकारी दिया था, ठीक है, अलग अलग समय पर बच्चों, ठीक है। जिसमें हमें जो सबसे पहला मिला था वो मिला था अलग अलग समय पर जो प्रकाश की प्रकृति बताई गई थी बच्चों, वो था 1660 ईस्वी में, ठीक है ना, 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में बच्चों प्रकाश की प्रकृति क्या बताई गई? तो बोला गया कि प्रकाश जो है वह कणिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, कणिका सिद्धांत दिया गया बच्चों। प्रकाश की प्रकृति के बारे में जो सबसे पहला सिद्धांत आया वो कौन सा सिद्धांत था? 1660 ईस्वी में कणिका सिद्धांत, जो कि बच्चों किसने दिया था? इसाक न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना, या फिर कहे तो आइजक न्यूटन ने दिया था बच्चों, ठीक है, आइजक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा जो आई थी वो आई थी 1678 ईस्वी में। जस्ट 18 साल बाद आ गई थी दूसरा प्रकाश की प्रकृति के बारे में दूसरा सिद्धांत, जिसका नाम था बच्चों, आप सबको पता है, तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत है या नहीं है? तरंग सिद्धांत। इसको किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था, ठीक है, हाइगेंस ने दिया था। किसके बारे में था ये? प्रकाश की प्रकृति के बारे में। क्या कहा गया? ये तरंग है, प्रकाश तरंग है, ये बच्चों कणिका है, ठीक है। प्रकाश जो है वो कणिकाओं का स्रोत है, ठीक है ना, ओके। तीसरा जो है बच्चों वो कब आया था? 1873 ईस्वी में, ठीक है ना, 1873 ईस्वी में। क्या आया था? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ठीक है ना। कौन सा सिद्धांत आया था? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आया था, ठीक है, सिद्धांत आया था। इसको देने वाला इंसान कौन था बच्चों? मैक्सवेल था, है ना, इसको मैक्सवेल ने दिया था, ओके। चौथा जो बच्चों आया वो आया 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। यह कौन सा सिद्धांत था? यह था बच्चों प्लांक के प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। कौन सा? क्वांटम सिद्धांत, ठीक है ना, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। ये प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत था बच्चों, ये किसके द्वारा दिया गया था? अगर मैं चाहूं तो यहां से मिटा दूं इसको। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत ये किसने दिया था? प्लांक ने दिया था, ठीक है ना। ये तो आप देख ही लिए, यहीं पर वैज्ञानिक का नाम आपने देख लिया, है ना, ये प्लांक ने दिया था। तो ये बच्चों हमारे प्रकाश के अलग अलग समय पर प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानकारी आई थी कि भैया ये क्वांटा से मिलके बना हुआ है प्रकाश, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग तो है लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग है।
मैंने पहले वीडियोस में कवर करने की कोशिश की थी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। और जो 1678 ईस्वी में है वो है आया था तरंग सिद्धांत, प्रकाश तरंग है, ठीक है ना, जिसकी चाल जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तरंग चलती है ना। प्रकाश की चाल क्या होती है आपको पता है, प्रकाश किस चाल से चलता है, चाहे वो तरंग बोलो चाहे वो कण बोलो, है ना, दोनों जो है वो एक चाल से चलेगा, दैट इज प्रकाश का चाल। और 1660 ईस्वी में आया था कणिका का सिद्धांत कि प्रकाश का स्रोत कणिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कणिका उत्सर्जित करती है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कर्प्यूलस थ्योरी, इसको वेव थ्योरी, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, है ना। इसको बच्चों क्वांटम थ्योरी, है ना, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना, या फिर प्रिंसिपल, ओके। इसको बच्चों वेव थ्योरी, है ना, वेव थ्योरी, और इसको कॉर्प्यूलस थ्योरी, है ना, कॉर्पस्क्यूलर, कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है बच्चों। ये पहले वीडियोस में हमने कवर किया था प्रकाश की अलग अलग प्रकृति के सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। अब बच्चों आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक आपका। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसको हम लोगों ने भूमिका नाम से पढ़ा था, ठीक है ना, भूमिका कह के पढ़ा था इसको हम लोगों ने, ओके, भूमिका कह के पढ़ा था। अब जो दूसरा है बच्चों हमारा वो है कला संबंधता, ठीक है, कला संबद्धता, ठीक है, जिसमें हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं कालिक, कालिक और स्थानिक संबंधता, कालिक और स्थानिक संबंधता, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं संबंधता लंबाई, संबंधता लंबाई, ठीक है। और तीसरा पढ़ने वाले हम लोग बच्चों संबद्धता समय, संबद्धता समय, है ना, यस। कला समता को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं फेज कोहेरेंस, फेज कोहेरेंस, कोहेरेंस, ठीक है ना। कालिक को हम लोग बोलते हैं बच्चों, स्थानिक को बोलते हैं हम लोग टेम्पोरल, टेम्पोरल और स्पेटियल, स्पेटियल, ठीक है, कोहेरेंस, ओके। संबद्धता लंबाई को हम लोग बोलेंगे बच्चों कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ, एंड बाजू जो संबद्धता टाइम है उसको हम लोग बोलेंगे कोहेरेंस टाइम, ठीक है ना, कोहेरेंस टाइम। आप पूरा वीडियोस को देखिए, ठीक है, फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आई। बच्चों आप सबको आदत सी लगी हुई है ना, सीधा क्लास के सामने पढ़ने की, ठीक है ना, तो इसलिए आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन अब बच्चों आप सबको जो है आप बड़ी क्लासेस में पहुंच चुके हैं, ठीक है, अपने ब्रेन को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आपको अपने ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कब तक टीचर के भरोसे बैठे रहेंगे, आपको खुद पे निर्भर होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात बच्चों, जो भी मेरा ये वीडियोस देखना प्रारंभ किए हैं मैं उन सब से आग्रह करता हूं कि आप पूरा वीडियोस एक साथ देखिए। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप इस वीडियोस को बंद कर लीजिए यहीं पर, और आप बाद में देखिएगा जब आपको छुट्टी मिल जाए, और वीडियोस को शुरू से लेके पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। आपको आपके विद्या की कसम, है ना, जब समय मिले तभी देखिएगा और पूरा वीडियोस को देखिएगा। 2-4 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 5 मिनट देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देख तो लेंगे लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं आपसे जो है ना आग्रह करूंगा कि आपको जब समय मिले तभी आप देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। अगर आपको इतना ही शानदार लगे तो प्लीज आप मुझे रिप्लाई करके बता सकते हैं, ठीक है ना।
वरना मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सब कुछ समझा सकूं इस वीडियोज में, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कला संबद्धता, और फिर हम लोग बाद में बच्चों कालिक और स्थानिक संबद्धता इसके बारे में चर्चा करेंगे। संबद्धता लंबाई के बारे में भी चर्चा करेंगे और संबद्धता समय के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कला संबद्धता क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो मैं इन सबको मिटाता हूं और फिर हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जो कि जनक धाम तक चलेगा। तो आप थोड़ी देर वेट कर लें। सबसे पहले बच्चों हम लोग कला संबद्धता को स्टार्ट करेंगे, उसकी आनंद लेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक का कला संबद्धता, ठीक है ना, कला संबद्धता। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखिएगा बच्चों, ठीक है, डायरी बना के रखिएगा, ओके। अब वीडियोस को पूरा देखिएगा, उम्मीद करते हैं, है ना, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, कला संबद्धता देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो हमारे प्रकाश के स्रोत होते हैं, कौन, प्रकाश के स्रोत, जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, प्रकाश के स्रोत, ठीक है, करोड़ों 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 परमाणुओं, करोड़ों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, करोड़ों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो प्रकाश स्रोत होते हैं बच्चों में, ठीक है, बने होते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि जो सबसे पहली बात जो कहा है बच्चों इस टॉपिक में, वो मेरा क्या था कि जो प्रकाश के स्रोत होते हैं बच्चों, वो करोड़ों परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। करोड़ों परमाणु, परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है ना, और यही अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करता है। तो दैट मीन्स प्रकाश के स्रोत, जहां से आपको प्रकाश मिलने वाला है, ठीक है ना। प्रकाश एक संवेदना है, यह महसूस है, फील है, ये हम लोग फील करते हैं कि यहां प्रकाश है ना, पकड़ नहीं सकते ना, फील करते हैं। तो दैट मीन्स प्रकाश जो है, जहां से हमें एक संवेदना जो है ना महसूस होती है, जहां से हम कुछ फील करते हैं, तो वो जो स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश निकलेंगी। तो बच्चों जहां से प्रकाश स्रोत, प्रकाश निकलने वाली है, वो स्रोत क्या होते हैं, करोड़ों परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, ये करोड़ों परमाणु, ठीक है ना, ये करोड़ों परमाणु प्रकाश स्रोत में, प्रकाश स्रोत में उत्तेजित अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, उत्तेजित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, उत्तेजित अवस्था में होते हैं। बच्चों समझिएगा उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है, उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है, क्या होता है उत्तेजित अवस्था का मतलब, वह अवस्था जब परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा पाकर, अतिरिक्त
रिक्त ऊर्जा पाकर, ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा पाकर उसके बाह्यतम कक्षा में, मैं सबसे बाह्यतम कक्षा नहीं बोल रहा हूं बच्चों, उस परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं में, मतलब नाभिक से जस्ट बगल में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे बाह्यतम कक्षा में, ठीक है। तो परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा पाकर उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले स्तर में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? अधिक ऊर्जा वाले स्तर में पहुंच जाते हैं, अधिक ऊर्जा वाले स्तर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, पहुंच जाते हैं। तो ऐसे परमाणु क्या होते हैं बच्चों? उत्तेजित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? उत्तेजित अवस्था में। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप कि हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है बच्चों, ठीक है ना। कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन परमाणु। इसके पास नाभिक होगा, प्रथम कक्षा होगा, प्रथम कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये द्वितीय कक्षा होगा बच्चों, बोलिए हाँ या ना। तो क्या होगा कि ये जो परमाणु है हमारा, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है बच्चों, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है, उसके जो बाहर कक्षा में वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा पाकर के, अब अतिरिक्त ऊर्जा किसके रूप में मिलेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा किसके रूप में मिलेगा? ये अतिरिक्त ऊर्जा किसके रूप में मिलेगा? तो बच्चों ये जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो मिल सकती है इसको प्रकाश के रूप में, इसको भी भाई प्रकाश के रूप में मिल सकता है, या फिर बच्चों फोटोन के रूप में मिल सकता है, ठीक है, या फिर बच्चों यह परमाणु अन्य परमाणु से टकरा करके, अन्य परमाणु से टक्कर करके, या फिर किसी कण से टक्कर करके, कण से टक्कर करके, ठीक है, कण से टक्कर करके। तो बच्चों ये अन्य प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा जो है इस अन्य तरीके से ले सकता है, या तो प्रकाश से, किसी प्रकाश से इसको ऊर्जा मिल गया, या फिर कोई फोटोन, कोई एक फोटोन आया और इसे टकरा गया तो फोटोन से ऊर्जा मिल गया, या फिर किसी अन्य परमाणु से, ये हाइड्रोजन परमाणु ही किसी अन्य परमाणु से जाके टकरा गया, या फिर किसी कण से टकरा गया बच्चों, ठीक है ना। तो टकराने के बाद इसको ऊर्जा मिल जाएगी, और जैसे ऊर्जा मिली तो ये इलेक्ट्रॉन, भाई किसी को भी ऊर्जा मिलेगा तो क्या करना चाहेगा? देखो इस कक्षा का ऊर्जा बिल्कुल निश्चित होता है, आपने 11th में 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि भैया किसी भी कक्षा का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? -13.6 Z स्क्वायर बटा में N स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों आपने, बोलिए हाँ या ना। पढ़ा था किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी था, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूं इस फॉर्मूले में बच्चों, हो सकता है इस फॉर्मूले में कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन हो, सही की हो, लेकिन मुझे लगता है ये फॉर्मूला था। तो आपको पता है कि अगर ये हाइड्रोजन परमाणु है, अगर Z का वैल्यू आप 1 रखते हैं, Z क्या है यहाँ पे? परमाणु क्रमांक, और N क्या है? कक्षा की संख्या है या नहीं है? तो अब बच्चों अगर आप यहाँ पे दोनों वैल्यू रखते हो तो क्या आता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलिए हाँ या ना, पक्का। बट अब बच्चों अगर तुम Z ही लेते हो, अगर तुम हाइड्रोजन परमाणु लेते हो और उसके दूसरे कक्षा की बात करो, तो दूसरे कक्षा की, भाई दूसरे कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी? ये तो पहले कक्षा की ऊर्जा हो गई, आप ही बताओ दूसरे कक्षा की ऊर्जा क्या हो जाएगी? हो जाएगी -13.6 और डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू 1 और N का वैल्यू कितना? 4 बाय N का वैल्यू क्या? कक्षा का संख्या, तो कौन से कक्षा की देख रहे हैं आप? दूसरे कक्षा की। तो 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों 4 से भाग करोगे कितना आएगा? 4 तिया 12 और 4 चौके 16, ये देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी से मुझे बताइए ये पहले कक्षा में जो ऊर्जा है वो किसमें है? माइनस में, -13.6, और दूसरे कक्षा का ऊर्जा कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप मुझे बताइए इस दोनों कक्षा में से कौन से कक्षा के पास अधिकतम ऊर्जा है? दूसरे के पास है या नहीं है? चलो ठीक है, ओके। तो दैट मींस हुआ बच्चों कि ये पहले कक्षा का जो ऊर्जा है वो निश्चित है, बोलो हाँ या ना।
जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें घूर्णन गति कर रहे हैं भाई, जो घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उसका ऊर्जा नहीं बढ़ रहा है और नहीं घट रहा है, बल्कि एक समान है। किसके बराबर? इसके बराबर। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा लेता है इसके रूप में किसी से जाके टकरा गया है हाइड्रोजन परमाणु, तो टकराने के कारण एक घर्षण उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इसको ऊर्जा मिल गया। तो ये ऊर्जा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मिल गया। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको जैसे ही ऊर्जा मिलेगा तो वो कहां जाना पसंद करेगा? भाई ऊपर वाले कक्षा में, अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में। तुम ही बताओ, तुमको रुपया मिलेगा तो क्या करोगे? जाके खर्च करोगे ना, घर में बैठे तो नहीं रहोगे। भाई इतना इंसान दुनिया में कमाने के पीछे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पैसे जितने आ रहे उतने खर्च हो रहे। भाई इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिलेगा तो ये अपने घर में थोड़ी ना बैठा रहेगा, भाई जाएगा उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में और देखेगा वहां पे कैसी सुख शांति मिलती है। बोलो हाँ या ना? तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब उड़ के पहुंच गए यहां पर। बोलो हाँ या ना? पहुंच गए। तो यही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए दैट मींस हाइड्रोजन परमाणु कौन सी अवस्था में आ गया? उत्तेजित अवस्था में आ गया। कौन सी अवस्था में आ गया? उत्तेजित अवस्था में। समझ में आई उत्तेजना क्या होता है, उत्तेजित अवस्था क्या होता है? समझ में आ गई? बिल्कुल। ये बात मैं समझा रहा था आपको कि प्रकाश के स्रोत हजारों करोड़ों परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उसके जो ये परमाणु होते हैं वो बच्चों उत्तेजित अवस्था में होते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत के जो परमाणु होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में होते हैं। अब वह अवस्था जब परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा पाकर उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले स्तर में पहुंच जाते हैं, तो यही क्या है? हमारा उत्तेजित अवस्था है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब बच्चों क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन जो उत्तेजित अवस्था में पहुंच चुके हैं, या फिर मैं कहूं कि उत्तेजित परमाणु, बच्चों उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में बच्चों कुछ ही समय के लिए रहता है, 10 के घात -8 सेकेंड तक ही रहता है। ठीक है, ये जो उत्तेजित अवस्था में जो परमाणु होते हैं बच्चों, जो परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच चुके हैं वो क्या होते हैं? वो केवल 10 के घात -8 सेकेंड तक ही उस अवस्था में रहते हैं। ठीक है ना? उस अवस्था में चक्कर किए, ठीक है, रहे। अब उस कक्षा में जो रह रहे इलेक्ट्रॉन है वो कहेंगे भाई तू इस देश का नहीं है, तू जा अपने देश। ठीक है, तो इसको फिर से अपने जगह लौटना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये 10 के घात -8 सेकंड तक कहां रहता है? उत्तेजित अवस्था में रहता है। अब क्या करेगा भाई? उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आना है। आपको पता है जब इसको ऊर्जा मिला भाई, इसको एनर्जी मिली तो ये ऊपर गया। अब ऊपर से नीचे आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? कारण बताया भाई। इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन बोले भाई जा तू अपने देश, तो ये यहां आना चाहता है। अब बोल यहां आना बाध्य है, ये इसके ऊपर में बाधा है कि भाई अपने घर में जाओ। आ तो गए हो यहां पर सुख शांति के लिए, देखने के लिए सुख चैन को, लेकिन तुम अपने घर में जाओ, तो इसको अब आना पड़ेगा बच्चों। तो अब ये अगर आना चाहेगा तो इसके पास जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इसको लूज करना पड़ेगा। ठीक है, विनाश करना पड़ेगा। ठीक है, नाश करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उस ऊर्जा को फेंकना पड़ेगा। तो बच्चों किसके रूप में फेंकेगा? अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अब इस कक्षा में आना चाहता है तो क्या करेगा ये? तो ये बच्चों क्या करेगा? यहां से अब प्रकाश का विकिरण करेगा। प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का विकिरण। विकिरण का मतलब कुछ फोटोन निकलेंगे इसके अंदर से, ऊर्जा का पैकेट। अरे भाई फोटोन क्या कहा था मैंने? भाई प्रकाश के ऊर्जा का पैकेट है। भाई ये क्या है? ऊर्जा का पैकेट। बोलो हाँ या ना? ऊर्जा का बंडल है। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन निकलेगा, या फिर कह तो एक ऊर्जा का पैकेट निकलेगा। और ये जो ऊर्जा के पैकेट ये इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे वही बच्चा क्या होगा? यही होगा प्रकाश का विकिरण। वही प्रकाश के रूप में बाहर निकलेगा। भाई जब ऊर्जा का पैकेट निकला वही तो फोटोन है ना, और फोटोन ही मिलके क्या बनाता है? प्रकाश बनाता है।
तो भाई यही स्थिति थी प्रकाश का निर्माण का। समझ में आई? समझ में आई? मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये 10⁻8 सेकेंड तक कहां रहता है। उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में 10⁻8 सेकेंड तक ही रहता है। उसके बाद क्या करता है? यह प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन कर, यह प्रकाश विकिरण या फिर कहे तो तरंग। भाई ये जो फोटॉन थे, क्वांटा था, वो क्या था? तरंग की तरह था। तो यह प्रकाश विकिरण या फिर कहे बच्चों तरंग, यह प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन कर, अपने अंदर से प्रकाश विकिरण का है ना, यह फोटोन का उत्सर्जन कर, यह प्रकाश विकिरण तरंग या फिर कह लो फोटोन, ठीक है ना, फोटोन, ठीक है, का उत्सर्जन कर अपने मूल, ठीक है, उत्सर्जन कर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? अपने मूल अवस्था में आ जाता है। बोलो, समझ रहे हैं आप? बोलो। और बच्चों, तो हमने क्या कहा कि कोई अगर प्रकाश स्रोत है, मान लो ये प्रकाश स्रोत है, तो इसमें बहुत सारे करोड़ों परमाणु है। करोड़ों परमाणु उत्तेजित अवस्था में पहुंच चुके। उत्तेजित अवस्था जब अपने मूल अवस्था में आएंगे तो उससे क्या निकलेगा? उससे क्या निकलेगा बच्चों? करोड़ों परमाणु गए थे ना उत्तेजित अवस्था में, तो वो अपने मूल अवस्था में निकलते समय, आते समय क्या करेगा? करोड़ों फोटोन निकलेंगे यहां से, करोड़ों फोटोन निकलेंगे। और यही करोड़ों फोटोन निकलेगा बाहर, तो ये जो फोटोन निकलेंगे, यही फोटोन मिल करके किसका निर्माण करेगा? प्रकाश का निर्माण करेगा। बोलिए हाँ या ना? हो गया प्रकाश का निर्माण? बोलिए, क्या यहां पर प्रकाश निर्माण समझ में आई आपको? पक्का? नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आया हो तो प्लीज इसका आनंद लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे इन सब बातों को। कोई दिक्कत? मिटा सकते हैं इसको हम। देख लीजिए एक बार ध्यान से, अच्छे से पढ़ लीजिए आपको क्या था और क्या नहीं था। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? नहीं तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। मैं मिटा दूं इसको। चलिए, अब हम लोग अगली बातों पर पहुंचेंगे। तब तक बच्चों आप रिवीजन कर लीजिए, या फिर हमारे मिटाने वाले कार्य को आप जो है वह क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, है ना? ये जो मेरा मिटाने का कार्य है उसके समय काल को आप स्किप कर सकते हैं ना, आगे बढ़ा सकते हैं। बस वेट करें, हम लोग आगे निकलने ही वाले हैं, आगे पहुंचने ही वाले हैं बच्चों। क्या ये सब समझ में आ गई थी आपको? आ गई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं भैया क्या कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत एक हो, प्रकाश का स्रोत बच्चों क्या हो? एक हो, तो उससे, तो अगर प्रकाश का जो स्रोत है बच्चों वो एक हो, तो उससे उत्सर्जित, ठीक है, परमाणुओं
उत्सर्जित परमाणुओं, ठीक है, उससे उत्सर्जित परमाणुओं की विकिरण, परमाणुओं की जो विकिरण है ना, प्रकाश का स्रोत अगर एक हो तो बच्चों उससे उत्सर्जित परमाणुओं का जो विकिरण है उससे उत्सर्जित होगा, क्या होगा, परमाणुओं का विकिरण, है ना। परमाणु से क्या निकलेंगी, विकिरण निकलेंगी, प्रकाश की तरंगें निकलेगी, उत्सर्जित होगा, बोलिए हाँ है ना। तो उत्सर्जित परमाणुओं की जो विकिरण है, विकिरण वह किसी माध्यम में, वह किसी माध्यम में, ठीक है, सरल रेखा पर, सरल रेखा पर, सरल रेखा पर गमन करती है, ठीक है, सरल रेखा पर गमन करती है, ठीक है ना, या गमन करती है। और बच्चों अगर यह सरल रेखा पर गमन करती है तो यह प्रकाश का किरण कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का किरण कहलाता है, बोलिए हाँ या ना। यह बच्चों क्या है, प्रकाश का किरण कहलाता है। यह क्या है कि प्रकाश जो है वह कण की भांति अगर चल रहा है तो, है ना, अगर वो तरंग की भांति चल रहा है, प्रकाश, प्रकाश तरंग, है ना। इन बच्चों ये जो हमारा जो प्रकाश स्रोत था वो क्या कर रहा था, वो उसके जो परमाणु, जो करोड़ों परमाणु थे, जो उत्तेजित अवस्था में चला गया, जो मूल अवस्था में आते समय जिन्होंने प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन किया है ना, तो उसके उत्सर्जन जो है वो सरल रेखा पर गमन करता हुआ दिखाई देगा। कब, और अगर गमन करता हुआ दिखाई देगा तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का किरण कहलाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग एक जयावक्रीय, कौन से वक्रीय, जयावक्रीय पथ पर चलता है, पथ पर चलता है, कौन से पथ पर चलता है, जयावक्रीय पथ पर चलता है, बोलिए हाँ या ना बच्चों। जयावक्रीय पथ का मतलब क्या है, ये इस पथ पर चलता है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। तरंग की आकृति जो है वो इस प्रकार होती है, ठीक है, और ये इस प्रकार से चलता जाएगा, ओके, इस प्रकार से ये चलता जाएगा, बोलिए हाँ है ना। इस प्रकार से क्या करता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो ये इस तरह से जयावक्रीय होते हैं, क्या होते हैं, प्रकाश का तरंग, ठीक है, पथ पर चलता है, कोई दिक्कत, जयावक्रीय पथ पर चलता है। और बच्चों अगर ये जयावक्रीय पथ पर चल रहा है, इस पथ पे चल रहा है, तो उस प्रकाश के, बच्चों उस प्रकाश के तरंग, प्रकाश के तरंग का समीकरण, प्रकाश के तरंग का समीकरण इस प्रकार, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जो भी नहीं समझ में आया बच्चों मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा। देखिए बच्चों, y बराबर क्या बराबर, y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, या प्लस थीटा लिख दीजिए बच्चों, या फिर केवल इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। बच्चों जब भी हमारा प्रकाश तरंग की तरह अगर व्यवहार में लिए जाते हैं तो इसका पथ कैसा होता है, जयावक्रीय होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और बच्चों अगर जयावक्रीय हैं तो प्रकाश के तरंग का जो समीकरण है वो किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, y बराबर में a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बच्चों ये क्या है, y क्या है, तो बच्चों ये y है, इस ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, प्रकाश के तरंग के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की, प्रकाश के तरंग के चलने की दिशा, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो आप एक्स रेखा देख रहे हैं वो क्या बताता है, वो बताता है प्रकाश के तरंग का मूल बिंदु से विस्थापन। भाई तरंग जो है वो यहां तक पहुंचने में मूल बिंदु से कितना विस्थापित हुआ है, तो यह एक्स अक्ष की वैल्यू बताते हैं,
ठीक है। और बच्चों इस एक्स अक्ष से ये जो प्रकाश की तरंग है वो कंपन करते हैं। जो बच्चों प्रकाश की तरंग होती है कैसे चलती है, कंपन करते हुए, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। फील करना, देखो ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। कभी तुम नदियों में पानी को चलते हुए देखे हो, ऐसे चलता है ना, इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। देखो ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, देख रहे हो। तो इसी को तरंग बोल रहे हैं हम लोग, ये तरंग है, बोलो है ना। तो बच्चों ये जो हमारा जो प्रकाश का जो तरंग है, जो प्रकाश है, वो भी तरंग की भांति इसी तरीके से चलता है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ये क्या होता है बच्चों, एक ऊपर जाने की और नीचे जाने की जो दूरी है वो सेम होगी, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। और इस दो दूरियों की जो माध्य स्थिति होती है वही है बच्चों ये वाली लाइन, एक्स वाली लाइन, ठीक है। तो दैट मीन्स इस माध्य बिंदु से, जो ये माध्य बिंदु है, उस माध्य बिंदु से जितना ऊपर जा रहा है उतना ही ये उस बिंदु से नीचे आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो तरंग है बच्चों, जो कंपन कर रहा है, जो तरंग कंपन कर रहा है, कंपन का मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, वो कंपन किस बिंदु के सापेक्ष में कर रहा है, इस एक्स रेखा के सापेक्ष में कर रहा है। समझना, फील करना। अरे किसी व्यक्ति ने कहा था कि प्रकाश के तरंग प्रकृति को अगर समझना है तो फील करना सीखो, है ना। किसी चीज को इस तरह से देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो, फील करना। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी एक बिंदु से जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, दैट इज माध्य बिंदु, ठीक है ना। माध्य रेखा वही एक्स रेखा है, ओके। तो इसके ऊपर जितना जाएगा उतना ही तरंग नीचे आएगा, एकदम निश्चित है। प्रकाश अगर तरंग है तो ये फॉलो करेगा ही करेगा, समझ में आई बात। ऐसा नहीं जितना ऊपर गया उससे अधिक नीचे आ जाएगा, नहीं। तो बच्चों इस माध्य स्थिति से जितना ऊपर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश का आयाम। आयाम का इंग्लिश क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है बच्चों। इस मूल बिंदु से प्रकाश की तरंग जितना आगे जा रहा है, आगे कितना गया भाई, प्रकाश की तरंग यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो ये मूल बिंदु से आगे जाना, प्रकाश की तरंग का आगे जाना, ये क्या कहलाता है बच्चों, तरंग का विस्थापन। क्या कहलाता है, तरंग का विस्थापन। और उसको कैसे दिखाएंगे, एक्स से, बोलिए हाँ या ना बच्चों। ऊपर जो अधिकतम माध्य स्थिति से किसी तरंग का अधिकतम ऊंचाई पर जाना वो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। समझ में आ गई आपको, पक्का, ओके। तो बच्चों ये जो ए है वो ए क्या है, यहां पर आयाम है, समझ में आई। के क्या है बच्चों, ये के है हमारे पास बच्चों तरंग की संख्या, तरंग की संख्या है ना, तरंग की संख्या, ये एक नियतांक है, ये समझ लो, है ना। ये एक नियतांक है जो कि वैल्यू आपको दी रहेगी, एक नियतांक है, ओके। एक्स क्या है बच्चों, मूल बिंदु से विस्थापन। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, यह भी एक नियतांक होगा इसके लिए, ठीक है ना। ओमेगा क्या है यहां पर, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकेंड। भाई कोणीय आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकेंड, बोलो आया ना, प्रति सेकेंड, बोलो। ऊपर में चक्रों की संख्या, बटा में समय, 12th क्लास को भूल गए क्या। प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रति सेकेंड का मतलब क्या है कि बच्चों यह जो है वह एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना चक्कर काट लिया है, एक चक्कर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कोणीय आवृत्ति कहलाता है। मान लो कोई जो है एक चक्कर करने में 5 सेकेंड लगाता है, तो 1/5 सेकेंड क्या हो जाएगा उसका, कोणीय आवृत्ति। समझ में आई। तो कोणीय आवृत्ति क्या होता है कि एक चक्कर में लिया गया समय, मतलब एक चक्कर को लिए गए समय से भाग कर दो तो वो क्या निकल जाता है, कोणीय आवृत्ति। अरे आया कि एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय जितना लिया है उससे भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कोणीय आवृत्ति आ जाएगा। समझ में आ गई कोणीय आवृत्ति, पक्का, ओके। मान लो ये एक चक्कर लिया है भाई, ये एक चक्कर लिया है, इस एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लिया उससे भाग कर दो तो यही क्या है इसका, इस ज्यावक्रीय तरंग का कोणीय आवृत्ति, ओके। और टी क्या है, टाइम। अरे मैंने किसी टाइम पर पूछ दिया, देखो यहां तक पहुंचा होगा तो T1 टाइम पे पहुंचा होगा प्रकाश का तरंग, इस बिंदु पर T2, इस बिंदु पर T3, इस बिंदु पर T4, इस बिंदु पर T5, बोलो आया ना। तो मैंने तुमसे T5 पर
प्रकाश के तरंग का विस्थापन पूछ लिया। अब ये y क्या है, तो y है ये बच्चों भाई माध्य स्थिति से, तरंग के माध्य स्थिति से ऊपर जाने की विस्थापन। ठीक है, तो ऊपर जाने का विस्थापन y मैंने पूछ लिया। भाई प्रकाश की तरंग जो है वो अपने माध्य स्थिति से क्या करता है, कंपन करते हुए चलता है। देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है ना, कंपन करते हुए चल रहा है ना, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तो ये है भाई माध्य स्थिति से कितना विस्थापित हुआ है ऊपर। ठीक है, यह ज्ञात करते हैं हम लोग यहां से। तो तरंग को हम लोग इस समीकरण से दिखाते हैं बच्चों, समझ में आई, पक्का। और साइन के बाद बच्चों जो भी पद लिखा गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तरंग का कला। क्या बोलते हैं इसको, तरंग। ये प्रकाश के तरंग का कला कहलाता है बच्चों, कला। कला का इंग्लिश क्या होता है, फेज, फेज। ठीक है, अरे समझ आ रही है, कुछ आ रहा है, अगर आ रहा है तो मुझे बताइएगा, इस तरह से कंफ्यूज मत हो। जो मैं बता रहा हूं उतना समझो, वीडियोस को बार बार देखो, जो मैं समझा रहा हूं उतना ही समझो, एक्स्ट्रा ब्रेन मत लगाना। और ब्रेन लगा रहे हो तो कोई क्वेश्चन अगर अपने अंदर उठ रही है तो मुझसे पूछना। देखो कोई बच्चा अगर कह देता है सीधा वीडियोस देखने के बाद कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दैट मीन्स कि वह बच्चा बिल्कुल बिल्कुल जो है वह नट, मतलब कह तो मतलब है ही नहीं, वो किसी दिमाग का ही नहीं है ना। अगर जिसने वीडियो देखा और उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठे और वो प्रश्न पूछता है, दैट मीन्स उसने देखा है, दैट मीन्स कि वह समझने लायक बच्चा है। समझ गया ना। तो आप इसको समझ देखिएगा और आपके अंदर कोई प्रश्न उठे तब समझिएगा कि आप जो है पढ़ाई किए हैं। अगर आपके अंदर से कोई प्रश्न नहीं उठता और लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, दैट मीन्स फिर आपके ऊपर पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर आपके ऊपर से जा रही है, ये गंगा ऊपर से बह रहा है, फिर आप छोड़ दीजिए फिजिक्स पढ़ना। ठीक है ना, समझ आ गई बात है ना, करवा लग रहा है क्या, सॉरी, चलो आ जाओ। इतना समझ में आ गया क्या, इतनी बात मेरी समझ में आ गई बच्चों। कला क्या होता है, साइन के बाद लिखी गई पद। अब साइन के बाद लिखी गई बच्चों, यहां तो के मैंने क्या कहा, नियतांक है, ओमेगा क्या है, नियतांक है। भाई जितना समय ये बच्चों एक चक्कर होता है, एक चक्कर में जितना समय लेगा उतना ही अगले चक्कर में समय लेगा ये तरंग, बोलो हाँ या ना, एकदम निश्चित, एकदम कंफर्म। तो ओमेगा तो नियतांक है, के भी नियतांक है, एक्स और टी ये बच्चों बदल देंगे ना, टी बदलने पर एक्स बदल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों किसी समय पर तरंग का मूल बिंदु से विस्थापन, किसी निश्चित समय पर मूल बिंदु से किसी तरंग का विस्थापन, यही कहलाता है कला। दैट मीन्स किसी समय पर तरंग का विस्थापन क्या कहलाता है, कला कहलाता है। कला क्या है, कोई बोले फेज क्या है, भाई फेज क्या है, तो तरंग का स्थिति बताता है, तरंग का विस्थापन बताता है। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष में मूल बिंदु की स्थिति से एक्स के अनुदिश किसकी, तरंग की विस्थापन, किसकी विस्थापन, तरंग की विस्थापन। ठीक है, किसी समय पर क्या बताता है, कला बताता है, फेज बताता है। समझ में आ गई, पक्का, पक्का बच्चों, एकदम कंफर्म आ गया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट करें बच्चों, जस्ट वेट करें बच्चों, नहीं वाला आपका फिर हम लोग आगे पहुंचने वाले हैं। चलिए तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने यहां तक समझ लिया कला क्या होता है, समझ गया। ओके, देखिए बच्चों धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब समझते हैं हम लोग क्या बच्चों, जैसे मान लो हमने क्या कहा कि प्रकाश में का अगर स्रोत है तो उसमें क्या होते हैं, हजारों जो है हमारे पास परमाणु होते हैं, करोड़ों परमाणु होते हैं ना। प्रकाश के स्रोत जो हैं वह प्रकाश के स्रोत में क्या होते हैं, करोड़ों परमाणु होते हैं, है ना,
करोड़ों परमाणु उत्तेजित अवस्था में होते हैं ना, उत्तेजित अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये उत्तेजित अवस्था से कहां पहुंच गए? मूल अवस्था में। ठीक है, ये कहां पहुंच गए? मूल अवस्था में। जैसे ही मूल अवस्था में पहुंचे तो क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? मूल अवस्था में पहुंचते समय उन्होंने बहुत सारे परमाणु है, करोड़ों परमाणु है, तो हमारे पास करोड़ों क्या निकल रहे हैं? करोड़ों क्या निकल रहे हैं बच्चों? ये प्रकाश की जो है वो विकिरण हो रही है ना, ये प्रकाश का जो विकिरण है, मतलब ये जो प्रकाश का, ये जो आप देख रहे हैं, यह क्या है? प्रकाश का विकिरण है ना, प्रकाश का विकिरण है, प्रकाश का तरंग है ये ना, प्रकाश का विकिरण है, प्रकाश के तरंग है। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हो ये क्या होगा? पहला परमाणु का होगा, तो ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये चौथा का, ये पांचवा का, बोलिए हाँ है ना। तो बच्चों क्या होंगे? विभिन्न परमाणुओं से, विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित, उत्सर्जित, विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित विभिन्न विभिन्न तरंगों के मध्य, ठीक है, विभिन्न तरंगों के मध्य कोई कला का संबंध, कोई कला का संबंध नहीं होता है, कोई कला का संबंध नहीं होता है। ठीक है, किसका संबंध नहीं होता है? कला का संबंध नहीं होता है। अभी मैंने कला बताया था, क्या होता है? कला क्या है? किसी समय पर मूल बिंदु से तरंग का विस्थापन, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों विभिन्न परमाणुओं से जो है उत्सर्जित विभिन्न तरंगों के मध्य कोई कला का संबंध नहीं होता है। अब देखो, मान लो पहला परमाणु है हमारे पास, फर्स्ट परमाणु है, बोलो हाँ या ना। उस फर्स्ट परमाणु से कौन सा तरंग निकला? फर्स्ट तरंग निकला, प्रकाश का विकिरण हुआ तो पहला तरंग निकला, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब बच्चों सेकेंड परमाणु है, तो सेकेंड परमाणु से भी क्या हुआ? फर्स्ट सेकेंड तरंग निकला, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल निकला। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो दो परमाणु है हमारे पास, जो परमाणु होते हैं, जो विभिन्न परमाणु होते हैं, उस परमाणु से जो बच्चों प्रकाश का तरंग का जो उत्सर्जन होता है, प्रकाश के तरंग का उत्सर्जन, प्रकाश के तरंग का उत्सर्जन यादृच्छिक होता है। कैसा होता है? यादृच्छिक। ठीक है, यादृच्छिक मतलब कहे तो रैंडम होता है। ठीक है, रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है। ठीक है, यादृच्छिक का मतलब क्या है कि भाई पहला परमाणु से अगर अभी निकला तो जरूरी नहीं है कि सेकेंड परमाणु से भी अभी ही निकलेगा। मतलब मान लो अगर 2 सेकेंड पर मैंने घड़ी देखना शुरू किया और अगर 2 सेकेंड में पहले परमाणु का कोई जो है ना फोटोन निकला, तो जरूरी नहीं है कि सेकेंड परमाणु भी 2 ही सेकेंड पर निकालेगा, बल्कि हो सकता है पहला परमाणु जो बच्चों वो 2 सेकेंड में एक फोटोन छोड़ दिया, 2 सेकेंड में, तो हम क्या सोचे कि भाई अगले 2 सेकेंड में फिर से एक फोटोन निकलेगा, है ना, यही इंतजार कर रहे हैं बैठ के। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये पहला परमाणु 2 सेकेंड में एक फोटोन छोड़े और अगले 2 सेकेंड में 4 फोटोन छोड़ दें। हो सकता है सेकेंड परमाणु अगले 2 सेकेंड में कोई फोटोन न छोड़े। तो यही होता है बच्चों यादृच्छिक, मतलब प्रकाश के तरंग का उत्सर्जन जो है वो यादृच्छिक होता है। किससे? विभिन्न परमाणुओं से। ये जो हमारे विभिन्न परमाणुओं से जो बच्चों प्रकाश के तरंग का जो उत्सर्जन होता है वो कैसा होता है? यादृच्छिक। ठीक है, मतलब पहला परमाणु का फर्स्ट तरंग निकला, वो मान लो 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। हो सकता है ये x1 दूरी चला है, तो हो सकता है सेकेंड तरंग जो सेकेंड परमाणु से निकला है वो 2 सेकेंड में निकल करके 3 सेकेंड बाद निकला हो। बोलो हाँ या ना। कितने सेकेंड बाद निकला हो? 3 सेकेंड बाद। तो भाई दैट मीन्स ये 1 सेकेंड लेट निकला है। बोलो हाँ या ना। ये 2 सेकेंड में ही एक निकल गया, एक तरंग निकल गया। इस सेकेंड परमाणु से 3 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड बाद भाई सेकेंड तरंग जो निकला है सेकेंड परमाणु से वो 1 सेकेंड बाद निकला है। तो दैट मीन्स क्या हुआ
कि वो 2 सेकंड में x1 दूरी तो नहीं तय करने वाला है, x1 से कम ही करेगा, और मान लो वो x2 करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो भाई दोनों का समय तो एकदम ठीक है, t बराबर यहां पे भी 2 सेकंड और यहां पे भी t बराबर 2 सेकंड। तो दिए गए समय में इस दो परमाणुओं के जो दोनों तरंग है बच्चों, उसकी स्थिति में कोई संबंध नहीं है ना। बोलो, अरे समझ में आ रही है क्या? पहला परमाणु दूसरा परमाणु, विभिन्न परमाणुओं से निकलने वाले विभिन्न तरंगों के बीच में कला का संबंध नहीं होता है। कला का मतलब दिए गए समय पर स्थिति में कोई संबंध नहीं है। भाई ये स्थिति इसका कुछ और है और इसका कुछ और है। हो सकता है क्या कि अगले 2 सेकंड में यह जो है कुछ और दूरी पे होगा और यह अगले 2 सेकंड में कुछ और दूरी पर होगा। बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स इनके बीच में कोई संबंध है क्या? कला का, स्थिति का कोई संबंध है क्या? नहीं है, पक्का नहीं है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या बच्चों, कि उत्सर्जित विभिन्न परमाणुओं के, विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित विभिन्न तरंग के मध्य कोई कला का संबंध नहीं होता है। ठीक है, यह समझ में आ गई, कला का संबंध नहीं होता है। ओके, अब बच्चों उस विभिन्न परमाणुओं के बदले आप 2 स्रोत ले लो, अलग अलग स्रोत ले लो। ठीक है, अलग अलग, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि इसी प्रकार 2 अलग अलग स्रोत। बच्चों एक बल्ब यहां जल रही है और एक बल्ब यहां जल रही है, तो 2 अलग अलग स्रोत हो गया प्रकाश का। बोलो हाँ या ना। तो इसी प्रकार 2 अलग अलग प्रकाश के स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के मध्य कला का कोई संबंध नहीं होता है। कला का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगर 2 विभिन्न परमाणुओं से निकलने वाले प्रकाश तरंग का अगर कला का संबंध नहीं है, स्थिति में कोई संबंध नहीं है, स्थिति दिए गए समय पर स्थिति अगर एक समान नहीं है, मतलब वो कला का संबंध नहीं है। ठीक है, कला के बीच में कोई संबंध नहीं है। ओके, तो उसी प्रकार बच्चों अगर 2 अलग अलग प्रकाश का स्रोत है, तो उनसे भी निकलने वाले जो प्रकाश तरंगे हैं, 2 अलग अलग प्रकाश के स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की जो तरंगे हैं, उन 2 तरंगों के बीच में भी कोई भी कला का संबंध नहीं होगा, कोई कला का रिलेशन नहीं आएगा। भाई ये 2 सेकंड में चलता है x1 दूरी, ये 2 सेकंड में चलता है x2 दूरी, तो इसके बीच में अंतर है कितना का? x1 माइनस x2 का, है ना, x1 माइनस x2 का। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों जरूरी नहीं अगले 2 सेकंड में भी ये x1 माइनस x2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अलग परमाणु से निकला है ना, और अलग परमाणु से अगर निकला है, दैट मीन्स कि यह जो है वह स्थिति में बदलाव होता रहेगा समय के साथ, क्योंकि इसकी ऊर्जाएं कुछ और होगी और इसकी ऊर्जा कुछ और होगी। समझ में आई? तो कला का मतलब स्थिति का, कला का मतलब सीधा समझो दिए गए समय पर तरंग की स्थिति में कोई संबंध नहीं होता है। तो यह भी एकदम स्वीकार करके रख लीजिए आप कि अगर प्रकाश के 2 अलग अलग स्रोत हैं, तो उस 2 स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के बीच में कोई भी कला का संबंध नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स किसी दिए गए समय पर अगर पहला स्रोत से कोई प्रकाश अगर दिए गए समय पर अगर 3 मीटर चला है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे स्रोत से कोई प्रकाश निकला हो और वो भी 2 सेकंड पर 3 मीटर पर चला हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। और चलेगा भी, दोनों चल भी जाएगा तो अगले 2 सेकंड में जरूरी नहीं है कि फिर से वो 3 मीटर ही दोनों तय करे। समझ में आई बात? पक्का आ गई? उम्मीद करता हूं आ गई होगी। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए बच्चों, इसको मिटाते हैं हम लोग, अगली बात को समझते हैं। आ रहा हो तो मुझे जो है आप वह बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो।
हायर क्लास की है बच्चों बातें ये, ठीक है ना। 12th क्लास में भी आपको तरंग में पढ़ना था ये, ठीक है। आपकी कोरोना काल के कारण आपकी तरंग प्रकृति को हटा दिया गया, ठीक है, वरना हम आपको ये सब सारी बातें जो है वो 12th क्लास में ही समझा देते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आके बीएससी में पढ़ना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है ना। किसी खूब इंसान ने कहा था कि भाई तरंग को जो है ना महसूस करें आप, ओके। चलिए, मैं बहुत कुछ उम्मीद करता हूं आपको बता चुका हूं अब तक। अब देखिए बच्चों, मैं अब लिख रहा हूं बच्चों कला असंबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध स्रोत का बच्चों मैं परिभाषा लिख रहा हूं। कला असंबद्ध स्रोत का क्या? इनकोहेरेंस सोर्स, इनकोहेरेंस सोर्स, इनकोहेरेंस सोर्स, ठीक है बच्चों। असंबद्ध, ठीक है। फेज इनकोहेरेंस सोर्स ऐसा कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? फेज। फेज का मतलब कला, फेज इनकोहेरेंस सोर्स, कला असंबद्ध स्रोत का बच्चों मैं जो है ना वो परिभाषा लिख रहा हूं। ऐसा दो स्रोत जिनसे या फिर जिससे, ठीक है, जिससे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य, ठीक है, के मध्य कोई निश्चित कला संबंध नहीं होता है, कोई निश्चित जो है वो कला संबंध नहीं होता है, या दो तरंगों के मध्य, दो तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? परिवर्तित होते हैं, ठीक है, परिवर्तित होते हैं। तब यह दोनों स्रोत क्या कहलाता है? कला असंबद्ध स्रोत कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कला असंबद्ध स्रोत कहलाता है, ठीक है। समझ में आई यह बात? समझ में आई? ये बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए दो स्रोत हैं, यहां से कोई प्रकाश का स्रोत है, यहां से दूसरा स्रोत है, ठीक है ना। ये दो स्रोत हैं बच्चों, ओके। यहां से कोई प्रकाश की तरंग निकली, ठीक है, कोई प्रकाश की तरंग निकली, मान लीजिए हमने कहा कि ये फर्स्ट तरंग है, ठीक है। और बच्चों ये भी सेकेंड स्रोत से निकला है, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्रोत से निकला है, सेकेंड स्रोत से भी कौन सा तरंग निकल रहा है? फर्स्ट तरंग निकल रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमने कह चुका है आपको कि अगर दो अलग अलग स्रोत हैं तो उस दो अलग अलग स्रोत से, ठीक है, जो परमाणुओं से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो कैसा होता है? यादृच्छिक होता है, ठीक है ना, निश्चित समय पर नहीं निकलता। हो सकता है वो एक सेकंड में कई बार वो एक ही तरंग दे, कई बार अगले एक सेकंड में दो तरंग दे दे, यादृच्छिक रैंडम होता है, मतलब कैसे भी दे सकता है आपको, है ना। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो बच्चों क्या होता है कि फर्स्ट तरंग अगर यहां से निकला और वो मान लीजिए अगर टी समय में अगर वो जो है 2 मीटर तय किया है, तो ये टी सेकेंड में हो सकता है 3 मीटर तय कर लें, ठीक है बच्चों। ये हो सकता है अगले टी सेकेंड में जो है ना ये 5 मीटर तय कर ले, ये हो सकता है अगले टी सेकेंड में 3 मीटर तय करें, ठीक है ना। तो बच्चों इनके बीच में ये जो कला है, मैंने कहा ना किसी दिए गए समय पर स्थिति के बीच में कोई संबंध नहीं है भाई। इनके बीच में यहां पर कितने का डिफरेंस है भाई? 1 का। इन दोनों के बीच में यहां पर 2 का। बोलिए हाँ या ना। तो ये निश्चित समय अंतराल में या फिर किसी निश्चित समय में ये कला के बीच में कोई संबंध नहीं है, या फिर कलांतर
समय के साथ बदलते रहते हैं। कालांतर का मतलब कला का अंतर, कला का मतलब स्थिति। तो दोनों के स्थितियों के बीच का जो अंतर है बच्चों, यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है 2। बोलो है ना कलांतर। कलांतर को बच्चों कला को हम लोग फाइ से दिखाते हैं, तो कलांतर को डेल्टा फाइ से दिखाएंगे। तो डेल्टा फाइ का वैल्यू यहां पर कितना है 2 मीटर, यहां पर डेल्टा फाइ का वैल्यू कितना है भाई 1 मीटर। बोलो हाँ या ना। तो दैट मीन्स कलांतर जो है वो समय के साथ क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तब यह दोनों स्रोत क्या कहलाता है, कला और संबंध स्रोत कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत? पक्का नहीं ना? प्लीज आप मुझे जो है वो इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आ रही है क्या। ओके, ये वीडियोस यहीं तक, थोड़ी लंबी हो रही है ये वीडियोस, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूं कुछ। ठीक है, थैंक यू।